नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। दोस्तों, अपन ने जो पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसकी कंटिन्यू वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिलती जा रही होंगी। उम्मीद है आपको अच्छे से हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। यदि अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आज एक नए उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपन पहुंच चुके हैं प्रस्तावना के टॉपिक पर। हमने जो हेडिंग डाल रखी थी, हमने जो सिलेबस को 3-4 भागों में विभाजित किया था पॉलिटी का। पहला टॉपिक आया था संविधान का निर्माण टॉपिक, दूसरा टॉपिक इसमें संविधान की विशेषताएं टॉपिक पढ़ रहे थे, और विशेषताओं में से आज हमारे सामने एक नई विशेषता स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है जी प्रस्तावना। प्रस्तावना जो है दोस्तों, इस प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है जी, उद्देशिका। और ये उद्देशिका जो है इसे ही पहले क्या कहा जाता था, उद्देश्य प्रस्ताव। तो प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहा जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है जी, उद्देश्य प्रस्ताव। इसे ही कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। ये क्या पॉइंट था, ये हमने संविधान सभा की बैठक में अच्छे से इसको जाना था कि संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। तो तीसरी जो नंबर की बैठक हुई थी, उस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। किन्होंने प्रस्तुत किए थे जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। और उन उद्देश्य प्रस्ताव में को ही संविधान की क्या कहा जाता है, आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जो तीसरी नंबर की जो बैठक हुई थी वो किस तारीख को हुई थी, तो वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इस उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि संविधान का जो एम क्या है, यही क्या कहलाता है जी, उद्देश्य कहलाता है। संविधान जो है ये अपने पूरे राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की पूरी गरिमा को बनाए रखने वाला जो होता है, ये उद्देश्य प्रस्ताव है। तो इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव को जो प्रस्तुत किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिन्हें इन उद्देश्य प्रस्तावों को पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा। तो ये पॉइंट है उद्देश्य प्रस्ताव। इन्हीं उद्देश्य प्रस्तावों का आज क्या कहा जाता है भाई, उद्देशिका कहेंगे। और इसी उद्देशिका को आज क्या कहते हैं, प्रस्तावना। यानी कि उद्देश्य प्रस्तावों का संशोधित जो रूप है वो क्या है, हमारे सामने प्रस्तावना है। उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका का संशोधित जो रूप हमारे सामने आता है, जो इसका सुधार हमारे सामने आया है, वो है प्रस्तावना। ठीक है जी, क्लियर हो पॉइंट। संशोधित रूप क्या है, प्रस्तावना है। ये प्रस्तावना किस दिन स्वीकार की गई थी या किस दिन पारित की गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पारित किए गए, स्वीकार किए गए थे 22 जनवरी 1947 को। जबकि प्रस्तावना हमारे सामने जो बन करके आई थी, स्वीकार किस तारीख को हुई थी, 26 नवंबर 1949 को, मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को। और इसमें 284 सदस्यों ने दोस्तों इसको क्या किया था, पारित किया था। 284 सदस्यों ने इसको पारित किया, जिसमें से महिलाओं की संख्या कितनी आई थी, 12 इसमें महिलाएं थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं प्रस्तावना को लेकर के। तो उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना, तीनों एक ही नाम है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। लेकिन प्रस्तावना से पहले इसका नाम क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव था। संविधान का जो उद्देश्य है वो प्रस्तावना में लिखा हुआ है। इसी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अपन इसको नाम पॉइंट में पढ़ेंगे। पूरे देश का एक निचोड़, पूरे देश का जो संविधान है जी, उस संविधान का अपन एक निचोड़ कह सकते हैं इस प्रस्तावना को। प्रस्तावना, अब प्रस्तावना में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन देखते हैं, हम भारत के लोग, पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है कि हम भारत के लोग। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है कि भारत का संविधान बेशक से संविधान सभा ने बनाया हो, लेकिन ये पूरा का पूरा संविधान जो है ये जिसमें समाहित किया गया वो जनता में निहित किया गया। किस में निहित किया गया, जनता में। तो संविधान एक तरीके से संविधान सभा ने बनाया, लेकिन इसका जो निचोड़ है वो पूरा क्या कहता है, जनता ही है सर्वश्रेष्ठ। जनता का ही शासन होता है, जनता के द्वारा किया जाता है और जनता के लिए ही किया जाता है। ये इसका पॉइंट है जी। तो हम भारत के लोग भारत को, किसको जी, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये हमने संविधान की विशेषता नंबर 2 में पढ़ा था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, जिसमें यूएनओ में शामिल 193 देशों के पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शक्ति है। जिसका अर्थ ये होता है कि भारत के बाह्य व आंतरिक
मामलों में कोई भी देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समाजवादी, समाज में उच्च वर्ग नीच निम्न वर्ग कोई भी पॉइंट नहीं है, सब लोगों को समानता का अधिकार, निजत्व का अधिकार होना चाहिए भाई। जो भी निज संपत्ति है या जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उस पर एक पॉइंट आता है जिसमें पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि जितने भी धर्म है, जितने भी भारत में धर्म है उन सब का सम्मान करे। एक है जी धर्मनिरपेक्ष और एक होता है पंथ निरपेक्ष। सभी धर्मों का जो समूह होता है वो पंथ निरपेक्ष कहलाता है और केवल एक धर्म का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्ष कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पेपर में ये आएगा कि पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा वह शब्द प्रस्तावना में प्रयोग में नहीं लिया गया है, तो वहां पर पंथ निरपेक्ष के स्थान पर क्या मिलेगा, धर्मनिरपेक्ष मिलेगा। तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष का अर्थ नहीं है, किसका अर्थ होता है, पंथ निरपेक्ष, जिसका अर्थ होता है कि सभी धर्मों का समूह होना। उसके बाद आता है भाई लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका अर्थ क्या होता है कि भारत में संपूर्ण शक्ति जनता में निहित की गई है, भारत में जनता का शासन है, जनता के द्वारा किया जाता है और जनता के लिए ही किया जाता है। यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लोगों से मिलकर के, लोगों के समूह से मिलकर के राज्य बनते हैं और राज्य के समूह से मिलकर के भारत देश बनता है। जिस भारत देश का सर्वोच्च जो शक्ति, सर्वोच्च जो व्यक्ति होता है, प्रथम जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। ये हमने प्रथम विशेषता में ही पढ़ी थी, संविधान की विशेषताओं में पहला पॉइंट ये था लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उसके समस्त नागरिकों को, यानी भारत के समस्त नागरिकों को दोस्तों यहाँ पर कह रहा है न्याय दिलाना है। न्याय कितने प्रकार का दिलाएंगे, 3 प्रकार का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो न्याय कितने प्रकार का आता है, 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। उसके बाद कह रहा है स्वतंत्रता देनी है, कितने प्रकार की, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। विचार, आप अपने विचार कहीं पर भी और किसी भी समय रख सकते हो और किसी के सामने भी रख सकते हो, ये होती है विचारों की स्वतंत्रता, जो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19 में मूल्य अधिकार में आता है। उसके बाद आती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम अपने विचार अगर किसी के सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं रख रहे हैं तो किसी अन्य माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से रख दे। यानी कि मान लो हमें प्रधानमंत्री को कोई सुझाव देना है, प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा हमसे कुछ भी किसी भी मामले में सुझाव मांगा गया है, हम उनके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तो हम किसी अन्य माध्यम से उनके पास लेटर लिख करके भेज दे, उनके सोशल मीडिया पे हमने मैसेज करके डाल दिया जी, इस प्रकार से। तो ये होता है अभिव्यक्ति, अन्य माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाती है। विश्वास के यहाँ पर विश्वास की स्वतंत्रता का अर्थ हो कि संविधान के या देश के प्रति विश्वास बनाए रखना। उसके बाद आता है धर्म। हम लोग चाहे कोई से भी धर्म के हो, लेकिन हमारा जो एक आर्टिकल है संविधान में अनुच्छेद 25 वो कहता है कि हमें धर्म से स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता क्या कहलाती है, धर्म स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता, हम चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो लेकिन हम किसी भी देवी देवता की उपासना कर सकते हैं, ये कहलाता है उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है संविधान में। उसके बाद है जी समता। समता का अर्थ यहाँ पर यह है कि 2 प्रकार की समता दी गई है, एक है भाई प्रतिष्ठा और दूसरी कौन सी आती है, अवसर। प्रतिष्ठा जो है इसका अर्थ होता है देश के प्रति आपका मान सम्मान होना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, संविधान, प्रस्तावना, इनके प्रति आप जो मान सम्मान व्यक्त करते हो वो प्रतिष्ठा या मान सम्मान की समता होगी सबको। अवसर की समता का अर्थ यहाँ पर यह है कि अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरियों में या लोक नियोजन में अवसर की समता मिलनी चाहिए। तो लोक नियोजन की अवसर की समता ही कहलाती है समता का अधिकार। उसके बाद कह रहा है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा का दोस्तों अपने यहाँ पर ये लेते हैं कि व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को जो भी उनके उत्थान के लिए जो कार्य किया जाता है व्यक्ति की गरिमा संबंधित आता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता। राष्ट्र की एकता का अर्थ यहाँ पर यह है कि पूरे देश में हम लोग मिलजुल कर एक साथ रहेंगे, एकता का व्यवहार करेंगे। अखंडता, देश के टुकड़े टुकड़े ना होने देना ही क्या कहलाता है भाई, अखंडता कहलाता है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि ये सुनिश्चित किसको सुनिश्चित कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कौन करेगी, बंधुता। बंधुता का अर्थ होता है भाईचारा। तो बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के संविधान सभा में आज, अब वो आज की तारीख कौन सी थी,
26 नवंबर 1949 तारीख थी। इसका हिंदी महीने का नाम था मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को ये तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा, इनका क्रम पूछता है, पहले आएगा अंगीकृत, दूसरे पे आएंगे अधिनियमित और तीसरे पे कौन सा आएगा, आत्मर्पित। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित, इसका अर्थ क्या होता है कि हम संविधान को लागू करते हैं, उसे संविधान को हम स्वीकार करते हैं, अंगीकृत करते हैं यानी स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का अर्थ यहाँ पर यह है कि लागू करते हैं और अर्पित का अर्थ है कि पूर्ण रूप से इसको समर्पित करते हैं, पूर्ण समर्पित करते हैं जी। तो आपको ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे इनसे रिलेटेड। ये पॉइंट है 3, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित का। उम्मीद है आपको ये प्रस्तावना में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो समझ में आए होंगे। प्रस्तावना का पहला पॉइंट कहता है कि प्रस्तावना में कितनी बार भारत शब्द का प्रयोग मिलता है। तो दोस्तों भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार मिला है, यहाँ पर 2 बार भारत शब्द का प्रयोग मिला है। ये हमने विशेषता में पढ़ लिए थे सारे पॉइंट, फिर भी आप देख सकते हो जो भी पॉइंट्स है यहाँ पर। अब बात करते हैं प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पेपर में आपसे पूछे जाते हैं उनको लेकर के जी। तो प्रस्तावना संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, उनको अपन देखते हैं। प्रस्तावना जो है, इसका पहला पॉइंट तो यही आया था कि प्रस्तावना जो है इसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये हमने ग्रहण किए, उद्देश्य प्रस्ताव को ही प्रस्तावना कहा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किए गए थे, किस तारीख को ये पारित किए गए थे, इसका संशोधित रूप प्रस्तावना कहलाता है। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया जी। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे रिलेटेड है। भारत का प्रयोग, तो भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ, भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार होता है। तो प्रस्तावना में दोस्तों भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो भारत शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो केवल 2 बार हुआ है। तो 2 बार इसका प्रयोग मिलता है जी भारत शब्द का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पूछता है अपने पेपर में कि प्रस्तावना में, अगला कंटिन्यू चलेंगे अपने इसको। भारत शब्द का आ गया, ये पढ़ ही चुके हैं। भारत में बाह्य आंतरिक मामले में कोई देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता। समाजवादी, सबको अधिकार दिया गया है। पंथ निरपेक्ष, एक धर्म का नहीं बाकी सभी धर्मों का समूह। लोकतंत्र, गणराज्य, जनता का शासन आएगा। अब स्टार्टिंग करें न्याय। प्रस्तावना में दोस्तों एक न्याय शब्द दे रखा है। ये न्याय शब्द हमने कहाँ से लिया है, तो दोस्तों न्याय शब्द जो है कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो ये रूस से ग्रहण किया है। कहाँ से ग्रहण किया है, रूस से ग्रहण किया गया। प्रस्तावना में न्याय शब्द रूस से लिया गया है। और न्याय कितने प्रकार का बता दिया, 3 प्रकार का न्याय। पहला न्याय कहता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय यानी कि समाज में सबको न्याय का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में मिलता है। विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण। आर्थिक न्याय, ये अपन नीति निर्देशक तत्व में इस आर्थिक न्याय की बात को ग्रहण किया गया है। आर्थिक न्याय वहां पर जैसे कि केंद्र सरकार के द्वारा या हरेक राज्य सरकारों के द्वारा वृद्ध पेंशन के तहत पैसे दिए जाते हैं, तो सबको समान रूप से दिए जाना वृद्ध पेंशन के तहत आर्थिक रूप से। उसके बाद आता है दोस्तों इसमें राजनीतिक न्याय। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है जो 18 साल का हो चुका है उसको वोट लड़ने का, उसको वोट डालने का अधिकार, और जो 25 साल का हो चुका है उसको वोटों में खड़े होने का अधिकार, ये राजनीतिक न्याय कहता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रस्तावना में स्वतंत्रता। न्याय के बाद कौन सा आता है दोस्तों, स्वतंत्रता कितने प्रकार की है और स्वतंत्रता शब्द हमने कहां से लिया है। दोस्तों एक स्वतंत्रता शब्द है, एक है जी स्वतंत्रता शब्द। दूसरा इसमें एक शब्द आता है जिसका नाम आता है समता। प्रस्तावना में समानता नहीं है, कैसा शब्द आता है, समता। और दूसरा दोस्तों इसमें एक अन्य शब्द आता है, इसका नाम आता है बंधुता। तो स्वतंत्रता, समता और बंधुता जो शब्द है ये हमने कहाँ से लिए, फ्रांस से ग्रहण किए हैं। ये हमने कहाँ से लिए हैं जी, फ्रांस से ग्रहण किए हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अब कह रहा है स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, तो पहली स्वतंत्रता है विचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता। दूसरी स्वतंत्रता है इस टॉपिक में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यहाँ पर यह है कि अपने विचारों किसी अन्य माध्यम से प्रकट करना। तीसरा इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि स्वतंत्रता तीसरे कौन से प्रकार की आती है, तो विचार अभिव्यक्ति के बाद आती है विश्वास की स्वतंत्रता। यदि आपको पूरी प्रस्तावना याद नहीं है तो आप इन टॉपिक्स, इन पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, इनको अच्छे से आप रिलेटेड है, इनसे संबंधित है जी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
फिर है धर्म की स्वतंत्रता, पांचवे पे आती है इसमें उपासना की स्वतंत्रता। तो ये 5 प्रकार की भाई प्रस्तावना में क्या मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। समता की बात करें तो 2 प्रकार की समता है। एक है भाई इसमें प्रतिष्ठा की समता, यानी कि मान सम्मान की समता आती है। दूसरा इसमें एक समता आती है, इसका नाम आता है अवसर की समता। और अवसर की क्षमता से यहाँ पर तात्पर्य ये आता है कि अवसर मिलेगा, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता, सरकारी नौकरियों में अवसर की क्षमता की बात करते हैं। तो आपको उम्मीद है समझ में आएगा। न्याय शब्द कहाँ से लिया गया, रूस से। स्वतंत्रता, समता, बंधुता शब्द कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया गया है। न्याय कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार के न्याय का इसमें उल्लेख मिलता है। जो स्वतंत्रता कितने प्रकार की आती है, तो स्वतंत्रता आती है जिसमें 5 प्रकार की। जो इसमें न्याय, जो समता शब्द है, समता कितने प्रकार की दी गई है, तो समता इसमें आती है 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। उम्मीद इसके क्वेश्चंस थे आपके। ये कंटिन्यू क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रस्ताव में बाल शब्द का प्रयोग कितनी बार है, 2 बार आया है। उसके बाद कह रहे हैं न्याय जो है कि न्याय कहाँ से लिया है, तो रूस से लिया है। न्याय कितने प्रकार का आता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 3 शब्द जो है ये कहाँ से हमने लिए, फ्रांस से लिए है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की आई है, समता इसमें 2 प्रकार की आई है। उसके बाद दोस्तों एक क्रम पूछेगा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित का, तो ये इसका क्रम आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पेज आता है वो नेक्स्ट पेज अपने ये कहता है कि प्रस्तावना में और अनेक क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। तो प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है, तो प्रस्तावना का विचार, जितने भी क्वेश्चन दोस्तों इस टॉपिक से बनते हैं वो सारे पूरी कोशिश करूंगा आपके इसी टॉपिक्स में क्लियर करने का, इसी वीडियो में कंप्लीट करूंगा। प्रस्तावना का विचार जो है दोस्तों कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। तो प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो दोस्तों प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि प्रस्तावना जो है, इस प्रस्तावना से संबंधित विवाद का अर्थ है कि इससे रिलेटेड कोर्ट में कुछ वाद विवाद हुए थे। तो संबंधित विवाद पॉइंट है, संबंधित विवाद पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इससे रिलेटेड जो कोर्ट में केस चले थे उनसे रिलेटेड पॉइंट है ये। पहला क्या हुआ, 1960 में बेरुबारी विवाद हुआ। 1960 में बेरुबारी विवाद था। इस बेरुबारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, और इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, संसद संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती। ये बेरुबारी विवाद में कहा 1960 में। उसके बाद अगला विवाद आया 1973 का, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य विवाद। ये सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक कोर्ट में केस चले थे, प्रस्तावना से रिलेटेड है, तो इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य विवाद, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संसद संशोधन कर सकती है, और संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। तो 2 विवाद अपने से रिलेटेड हैं। पहला जो विवाद आता है वो ये कहता है कि संशोधन नहीं कर सकती, और दूसरा विवाद आता है क्या कैसा है, कहता है कि इसमें संशोधन कर सकती है, और संशोधन कौन करेगी, संसद करेगी। अब दोस्तों ये 2 विवाद से रिलेटेड अगला क्वेश्चन ये आएगा कि संशोधन किया भी गया था और संविधान में, प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ। तो दोस्तों प्रस्तावना में केवल 1 बार संविधान संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में क्वेश्चन पूछेगा कितनी बार संविधान में, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में केवल 1 बार संविधान संशोधन हुआ, केवल 1 बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ था, 1976 में। कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था। किसके द्वारा किया गया, तो उस समय प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में करते हुए क्या किया गया, इस संविधान प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े जी इंदिरा गांधी ने, इसमें 3
3 शब्द जोड़े। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला शब्द आता है समाजवादी, यानी कि समाज में सबका विकास होगा, सबको समान रूप से यहाँ पर काम दिए जाएंगे। इसके अलावा दूसरा इसमें आया जी पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का अर्थ यहाँ पर यह है कि सभी धर्मों से जुड़े हुए लोगों का समूह, ये क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्षता। तीसरा इसमें पॉइंट आता है अखंडता। अखंडता का अर्थ दोस्तों यहाँ पर यह है कि देश के टुकड़े टुकड़े होने से बचाना। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा प्रस्तावना में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ? केवल 1 बार हुआ। कौन से नंबर का था? 42वां। कब हुआ? 1976 में। किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया। कितने शब्द जोड़े इसमें? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द इनके द्वारा जोड़े गए थे। 2 विवाद आए थे रिलेटेड, तो बेरुबारी विवाद और दूसरा 1973 का इसमें केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य विवाद। आगे इससे रिलेटेड देखते हैं कि प्रस्तावना के उपनाम, जो ये प्रस्तावना है इसको क्या क्या नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों अगला पॉइंट है इसका प्रस्तावना के उपनाम। उपनाम में अपन पहला इसका पॉइंट आता है वो है ठाकुर दास भार्गव ने इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है, तो वो सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ठाकुर दास भार्गव जो है जी, उन्होंने ये कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है? प्रस्तावना है भाई। तो संविधान की आत्मा व कुंजी, ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा व कुंजी प्रस्तावना है। संविधान की आत्मा व कुंजी क्या है? प्रस्तावना है। ये किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। लेकिन आपको ध्यान से यहाँ पर ये देखना है, संविधान की आत्मा आपसे पूछे किसको कहा जाता है? ठाकुर दास भार्गव के अनुसार तो प्रस्तावना करेंगे। लेकिन संविधान की आत्मा यदि आपसे ये पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे कहा है? ये नोट डाल के लिखवा रहा हूँ मैं आपको, नोट डाल के पॉइंट है दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये अलग कह रहे हैं, ठाकुर दास भार्गव अलग कहते हैं। संविधान की आत्मा वैसे प्रस्तावना को कहा जाता है, लेकिन यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे? वहां पर अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में दोस्तों क्या आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं। उसमें से एक मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है जी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत 5 प्रकार के रिट आदेश या लेख जारी किए जाते हैं, इसलिए इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसको? अनुच्छेद 32 को। लेकिन आपसे पूछे ठाकुर दास भार्गव ने किसे कहा है संविधान की आत्मा कुंजी, तो आप क्या आंसर दोगे इसमें? तो प्रस्तावना को कहा है। दूसरा उपनाम पॉइंट देखते हैं। अब भीमराव अंबेडकर जी इसको क्या कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को कहा है पवित्र दस्तावेज। संविधान का पवित्र दस्तावेज प्रस्तावना है। दस्तावेज प्रस्तावना है। संविधान का पवित्र दस्तावेज, संविधान का पवित्र दस्तावेज क्या है जी? प्रस्तावना। ये किसने कहा है? डॉक्टर BR अंबेडकर ने कहा है। उसके बाद तीसरा नाम आता है दोस्तों इसमें N.A. पालखीवाला। N.A. पालखीवाला ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये संविधान का परिचय पत्र है, इंट्रोडक्शन है जी संविधान का। प्रस्तावना को इन्होंने क्या कहा है? परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना। ऐसा किसने कहा है? N.A. पालखीवाला ने कहा है। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है K.M. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी का। इन्होंने कहा है कि प्रस्तावना भारत के गणतंत्र की या जनतंत्र की क्या है? जन्म कुंडली है। तो गणतंत्र की ये क्या कहलाती है? जन्म कुंडली कहलाती है। गणतंत्र की प्रस्तावना क्या है जी? जन्म कुंडली है। ये किसने कहा है? प्रस्तावना को कहा है K.M. मुंशी ने। लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर दोस्तों ये वो थे जिसको हमने इनको पहले भी पढ़ा था। पूरा नाम है इनका अल्लादी
कृष्ण स्वामी अय्यर, इनको हमने पढ़ा था प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। वो प्रारूप समिति जिसने भारत का संविधान बनाया था। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। किसका विचार है जी? दीर्घकालीन सपनों का विचार। देखो इन सब में सबसे बड़ा नाम भी किसका आता है? तो बड़ा नाम यानी दीर्घ नाम किसका है? अल्लादे कृष्ण स्वामी अय्यर का। यहाँ पर भी क्या आ रहा है? दीर्घकालीन। तो दीर्घ इनका नाम है और दीर्घ ही बातें कह रहे हैं। तो दीर्घकालीन सपनों का विचार इन्होंने कहा है प्रस्तावना को। दोस्तों ये अपना छोटा सा टॉपिक था प्रस्तावना का। पहला पॉइंट इसमें हमने जाना है कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में क्या क्या पॉइंट्स जो आए वो देखिएगा। तो प्रस्तावना कोई उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया था, यह संविधान का उद्देश्य निर्धारित करती है। प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता था, जिसे प्रस्तावना को आज प्रस्तावना कहा जाता है, लेकिन पहले इसको क्या कहा गया था? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को, जिन्हें स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। ये इसका संशोधित जो रूप है वो प्रस्तावना कहलाती है। प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 12 महिलाओं ने इसको स्वीकार किया था। उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट ये आता है कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार मिला? तो एक बार भारत और एक बार भारतीय मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट कहता है न्याय शब्द जो है कहां से लिया गया? रूस से। और कितने प्रकार का न्याय है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये सब हमने कहां से लिए है? तो फ्रांस से लिए हैं। इसमें से ही कह रहा है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और प्रस्ताव इसमें उपासना की स्वतंत्रता। उसके बाद कहता है समता कितने प्रकार की आती है? 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा की समता और अवसर की क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट आता है किस तारीख को स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को। ये क्रम पूछेगा अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्मित का क्रम पूछता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट दोस्तों इसमें आया था कि प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है? तो अमेरिका से। भाषा कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। संबंधित 2 विवाद आते हैं। पहला विवाद 1960 का बेरुबारी विवाद था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसमें संसद जो होगी वो संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन दूसरा जो विवाद था दोस्तों, इसमें यह कहा गया केशवानंद भारती वर्सेस केल राज्य विवाद में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ये अंग है और इसमें संसद संविधान संशोधन कर सकती है। सॉरी यहाँ पे लिख दिया नहीं कर सकती, संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन संसद क्या कर सकती है? कर सकती है। तीसरा पॉइंट दोस्तों इसमें हमने पढ़ा है कि प्रस्तावना के संशोधन में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ? तो केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ। किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया। कौन से नंबर का था? 42वां 1976 में। कितने शब्द जोड़े? 3। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इसमें सब जोड़े गए। उसके बाद कहता है कि प्रस्तावना के उपनाम, यदि आपसे पूछे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो आप करोगे प्रस्तावना को। यदि आपसे पूछे ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो भी प्रस्तावना ही आएगी। लेकिन अब आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है तो अपना आंसर क्या आएगा? अनुच्छेद 32, जिसमें जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मूल अधिकार टॉपिक में दोस्तों आगे आएगा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा कुंजी है, ऐसा ठाकुरदास भार्गव ने कहा। भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि संविधान का पवित्र दस्तावेज है। एन ए पालकी वाला कहते हैं कि ये परिचय पत्र है। इसके अलावा के एम मुंशी कहते हैं गणतंत्र की जन्म कुंडली है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कहते हैं दोस्तों इसको दीर्घकालीन सपनों का विचार। उम्मीद है दोस्तों आपके टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक जो था अपना प्रस्तावना को लेकर के था और इस प्रस्तावना में से जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछेंगे लगभग वो सारे के सारे मैंने इसमें क्लियर किए हैं। जो हमने प्रस्तावना बनाई है उस प्रस्तावना से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये और पूछेगा कि इस प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं होता है। तो आप अच्छे से प्रस्तावना टॉपिक को रीड करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।